प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण ओम चैंटिंग के साथ करेंगे। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यह फहराएंगे, हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ, प्रसन्नता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। अभी हम कैमरा थोड़ी देर में ऑन करेंगे, तब तक स्टार्ट करेंगे पढ़ना। आसन प्राणायाम, इसके बाद का पाठ देखेंगे। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक कल हो गया था। इसके आगे स्क्रीन शेयर करेंगे पीडीएफ की। एक मिनट, अभी कैसे आ रही? हेलो, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, जहां से समाधि आ रहा है और ऊपर करेंगे, हम बोलते जा रहे हैं और ऊपर करते जाएंगे, और करेंगे और करेंगे और करेंगे भी। हाँ बस बस, इस हाँ यही बस, रुक जाएंगे, पढ़ेंगे। मधु जी, अलका जी, कोई भी स्टार्ट करेंगे। जी मैम। पढ़ेंगे। अष्टांग योग का महत्व से पढ़ेंगे। जो भी मन को करे थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे, जहां अष्टांग योग का महत्व है यहाँ से आज से पढ़ना है, बस ठीक, पढ़ो। अष्टांग योग का महत्व। अष्टांग योग सप्ताह में 6 दिन का अभ्यास किया जाता है। आमतौर पर रविवार से शुक्रवार, शनिवार के दिन आराम ले सकते हैं। ईमानदार प्रयास और दैनिक अभ्यास के साथ अष्टांग योग शरीर और दिमाग को शांति और स्थिरता की स्थिति में लाता है, जो अंततः आध्यात्मिक जागरूकता और मुक्ति है। अष्टांग योग के लाभ। अष्टांग योग का अभ्यास आपको फिर से जीवंत करता है और आपके शरीर, दिमाग। एक मिनट रुकेंगे मधु जी, 6 नंबर में है, इसको 7 नंबर पीडीएफ पे लेकर आएंगे और ऊपर करेंगे और अब ठीक, स्टार्ट पढ़ेंगे बच्चे। अष्टांग योग के लाभ। अष्टांग योग का अभ्यास आपको फिर से जीवंत करता है और आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को संतुलित करता है। आप मतलब शरीर, दिमाग और आत्मा को संतुलन मिलता है। शारीरिक शक्ति। अष्टांग योग शारीरिक शक्ति और मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है। अष्टांग न केवल आपके दिमाग को शांत और आत्मा को शांतिपूर्ण बनाता है, यह शरीर की शक्ति पर भी काम करता है। योग की इस शैली का अभ्यास करने से आपका शरीर मजबूत और नियंत्रित होता है। यह वजन कम करने में मदद भी करता है, शरीर को लचीला और सहन शक्ति को बढ़ाता है। मानसिक उपचार। एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पे क्या बात करें कि अष्टांग योग जो अभी हम लोगों ने पढ़ा महर्षि पतंजलि के अनुसार, उसके लाभ हमारे जीवन में कहाँ और कैसे पड़ रहे हैं उसके बारे में। तो पहले हमने किसको देखा? शारीरिक शक्ति, कि हमारे शरीर की शक्ति कैसे बढ़ रही है या कैसे अष्टांग योग का अभ्यास करके हम अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अष्टांग योग क्या हमारा सपोर्ट कर रहा है
ये यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कई तरह के आसन किए जा रहे हैं। तो यहाँ अष्टांग योग पहला हमारा जो सपोर्ट करता है वो क्या है, अष्टांग योग न केवल आपके दिमाग को शांत और आत्मा को शांतिपूर्ण बनाता है, बल्कि ये शरीर की शक्ति पर भी काम करता है। तो शरीर की शक्ति पर तभी अष्टांग योग काम करेगा जब आपने यम और नियम का सही ढंग से पालन किया होगा और जी एक आसन में बैठने का दृढ़ अभ्यास होगा और प्राणायाम नियमित करना है। क्योंकि बिना प्राणायाम के हमारे शरीर और मन के बीच कोई भी संतुलन नहीं बनता है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे आगे मानसिक उपचार में। मानसिक उपचार। हम सभी जानते हैं कि योग केवल शारीरिक फिटनेस के बारे में नहीं है, यह आपके दिमाग और आत्मा पर भी काम करता है। अष्टांग का अभ्यास आपको तनाव जैसे विभिन्न मानसिक बीमारी से बचा सकते हैं। यह आपके विचार को बढ़ाता है और ज्ञान नहीं, समझ ये आपके विचार और ज्ञान को समझने में, बढ़ाते को हटाओ, विचार और ज्ञान समझने में यह आपके विचार और ज्ञान को समझने में आपकी मदद करता है। अष्टांग उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो किसी मस्तिष्क बीमारी से पीड़ित हैं। उदाहरण के लिए तनाव या सिर दर्द से पीड़ित। ठीक है, तो मानसिक हमारा क्या है, जिसमें हमारा माइंड, हमारे विचार, ब्रेन ये सब कनेक्ट होते हैं। तो जब हम अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे तो निश्चित है, कल हमने एक बात बताई थी कि जब हम किसी से किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से किसी भी तरह का कर्ज नहीं लेते, लिया है तो समय पर वापस कर दिया, ये सब हमारे मानसिक तनाव से बचने के लिए सुंदर और सुखद जीवन जीने के सबसे सरल और सहज तरीके हैं। डेली जो कुछ आप करते हैं, सारे घर से लेकर बाहर तक के छोटे छोटे से भी हिसाब हो, सबको एक डायरी में मेंटेन कर लीजिए। जो आप करना चाहते हैं उसे डायरी में नोट करके छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जीवन कितना सहज और सरल हो सकता है, क्योंकि योग के माध्यम से हम अपने जीवन को सरल बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। मधु जी, आप कहते हैं अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। एक्चुअली मेरे पास कुछ हम जहाँ बैठे हैं तो इसलिए भी हम वहाँ कैमरा ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि स्क्रीन पे लगे कि सब लोग सामने हैं। ठीक, चलिए जी मैम। भावनात्मक लाभ पढ़ेंगे। भावना भावनात्मक लाभ। भावनात्मक लाभ में भावनाओं को नियंत्रित और संतुलित करना शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश पीड़ा भावनाओं के कारण होती है। उदाहरण के लिए उदास भावनाएं मानसिक बीमारी का कारण बन सकती है। यह आपके शरीर को बहुत प्रभावित करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात तो भावनाओं का संबंध हमारे हृदय से है कि दिमाग से? हृदय से। हृदय से। ठीक, सबसे अधिक ताकत हमें अपने हृदय से मिलती है कि दिमाग से मिलती है? हृदय से। हृदय से मिलती है। आशीर्वाद कहाँ से दिए जाते हैं? हृदय से दिए जाते हैं। हृदय से। अगर किसी का दिल बहुत दुख गया, बहुत कोई ईमानदार पर्सन है और लगातार लगातार लंबे समय से किसी ने परेशान किया और दुख, हृदय दुख किया या पीड़ित हो गया, तो श्राप भी कहाँ से निकलते हैं? हृदय से। हृदय से निकलते हैं। ठीक, तो ये क्या है, इसीलिए हृदय जो है, हमारी भावनाएं हैं, वो हमारी ताकत होती है। इसलिए क्या है, सबसे पहले भावनाएं किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। और हृदय हमारी भावनाओं से संबंधित है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपना सम्मान करना है, अपने से प्यार करना है, अपने को समझना है, अपने को आशीर्वाद देना। हम लोग अभी करते क्या है, हमें लगता है इससे आशीर्वाद ले लें, इससे आशीर्वाद ले लें। जिस दिन आपने अपने आप को आशीर्वाद देना शुरू किया, अपने बच्चों को आशीर्वाद भी दिया और उन्हें भी आशीर्वाद देना सिखाया कि खुद को पहले आशीर्वाद दो, आप देखेंगे भगवान के का मंदिर बाहर नहीं, आपके घर ही में दिखाई देने लगेगा। अभी हमें लगता है इस मंदिर जाए, इस मंदिर, आप कहीं दुनिया के मंदिर चले जाइए, यदि आपका मन खुश नहीं है और आपका घर आपके नियंत्रण में नहीं है, दुनिया का कोई मंदिर अच्छा नहीं है। ठीक, तो इन सब कारणों को समझते हुए, ये क्या है, सब हमारे भावनाओं से जुड़े हुए पार्ट हैं। तो हमें क्या करना है कि अपनी भावनाओं को, और भावनाओं के लिए यहाँ पर क्या है, जितने हम नियम पढ़ते हैं वो किसके लिए? अपनी भावनाओं को मजबूत करने के लिए। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब किसके लिए पढ़ते हैं? अपनी भावनाओं को कैसे हम मजबूत करें और अपने जीवन को सरल करें। आगे पढ़ेंगे। शिक्षण प्रणाली से तात्पर्य। इस पद्धति में व्यक्तिगत विभिन्नता को
8 नंबर स्लाइड शेयर करेंगे एक बार। शिक्षण प्रणाली से तात्पर्य। इस पद्धति में व्यक्तिगत विभिन्नता को मान्यता दी जाती है तथा छात्रों को स्वतंत्रता रूप से अपनी योग्यता, क्षमता, स्वतंत्र रूप से छात्रों को स्वतंत्र रूप से अपनी योग्यता। इस पद्धति में व्यक्तिगत विभिन्नता को मान्यता दी जाती है तथा छात्रों को स्वतंत्र रूप से अपनी योग्यता, क्षमता, आयु तथा रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। छात्र स्वयं क्रिया तथा अनुभव से सीखते हैं, जिससे उनमें सक्रियता की भावना, आत्मविश्वास तथा उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है। शिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धांत। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहले हमने अष्टांग योग के द्वारा अपने व्यक्तित्व को मजबूत किया, अपने शरीर, मन और भावनाओं के बीच में एक नियंत्रण करना सीखा। अब हम लोग प्रॉपर एक शिक्षक, क्योंकि हम लोग योग शिक्षक की बात कर रहे हैं इसलिए अष्टांग योग को सबसे पहले पढ़ा। अब सामान्य तौर पे जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो हमारा टीचिंग सिस्टम है, वो कैसा होना चाहिए जिससे एक टीचर का करियर भी स्ट्रांग हो और जो स्टूडेंट टीचर से पढ़कर निकले वो भी अपने करियर को समय रहते हुए डिसाइड कर ले अपने कैलिबर के अनुसार। इंद्रा जी माइक म्यूट करेंगे। हेलो इंद्रा जी। तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग की लाइन में लिखा है कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से अपनी योग्यता, क्षमता, आयु तथा रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। क्योंकि जब कोई छात्र अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी आयु, रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार होगा तो ऐसे छात्र सही समय पर अपना करियर अपने पोटेंशियल के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार चूज कर लेंगे। अभी क्या है कि करियर कैसे चूज करते हैं? कभी माता पिता की इच्छा से, कभी दोस्त की इच्छा से, कभी भीड़ की इच्छा से कि लोग क्या कर रहे हैं, जहां सब जा रहे हैं वहीं जाना है। तो ये सब करियर चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। करियर हमेशा अपने पैशन, अपने कैलिबर के अनुसार चूज किया जाता है कि हमारी क्षमता क्या है और हमारी रुचि कहाँ पर है, उसके अनुसार करियर का चुनाव करना एक सही शिक्षण प्रणाली टीचिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है और टीचिंग सिस्टम का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो नाउ स्टार्ट, कंटिन्यू। शिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धांत पढ़ेंगे मधुज। शिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धांत। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है और शिक्षक शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। शिक्षण एक कला है और शिक्षक एक कलाकार। प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं, वहीं शिक्षक या कलाकार के सिद्धांत बन जाते हैं। शिक्षण की क्रिया में मनोविज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी मनोविज्ञान के प्रयोग के बिना शिक्षण कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस विषय में कई विशेषज्ञों ने छात्रों की रुचि, क्षमता और अभिव्यक्तियों के प्रभावों का अध्ययन किया और उसी के आधार पर कई शिक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किए। टेवर्स के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत में बहुत से तार्किक वाक्यों का एक समूह होता है। इसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों, वहीं दूसरी ओर छात्र के विशेषणों के आपस में संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। ध्रुवनर के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत उपचारात्मक होता है। शिक्षण के सिद्धांत की आवश्यकता एवं महत्व। ये शिक्षण और अधिगम के बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं। दूसरा, ये सिद्धांत प्रभावशाली शिक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। तीसरा, इसमें अनुभव तथा पुराने तरीकों को स्थान दिया जाता है। चौथा, ये शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण के सिद्धांत के प्रकार। एक मिनट, ऊपर वाली स्लाइड को थोड़ा सा नीचे करेंगे, बस यहाँ पर देखते हैं शिक्षण के जो सिद्धांत की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो पहला क्या है, ये शिक्षण और अधिगम, लर्निंग के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं। शिक्षण और अधिगम क्या है? शिक्षण मान लो जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं तो ये किसका पार्ट है? शिक्षण का। जो आप पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं ये शिक्षण का पार्ट है। अधिगम क्या, लर्निंग क्या है? यदि हमने आपने पढ़ा
और एक टीचर ने आपकी पढ़ी हुई चीजों को प्रॉपर आपके लेवल पे जाके समझाने में कोई टीचर सफल रहा तो ये किसका हिस्सा है? लर्निंग का हिस्सा है कि आप कितना सरल ढंग से किसी बात को समझ पाते हो सकता है आप 100% किसी बात को ना समझ पाए, लेकिन ये कह दें कि आप बिल्कुल नहीं समझ पाए तो इसका अर्थ दो तरीके से समझा जाता है। या तो शिक्षक की कमी है कि उसे मनोविज्ञान नहीं पता है विद्यार्थियों का, और दूसरा अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है। अब दूसरे नंबर पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि कई बार स्टूडेंट को लगता है कि हमें समझना ही नहीं, बिल्कुल मन ही नहीं है, वो भी एक पार्ट हो सकता है। लेकिन पहला पार्ट शिक्षक का होगा। यदि एक सफल शिक्षक है, समझदार शिक्षक है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो अपनी टीचिंग में लर्निंग के पार्ट को निल कर जाए। ठीक है, तो लर्निंग क्या है? जो सीखते हैं क्लास में, और शिक्षण क्या है? जो हमारा विषय है शिक्षक के द्वारा समझाया जाए। फिर है ये सिद्धांत प्रभावशाली शिक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जब कोई शिक्षक सही तरह से टॉपिक को समझाता है तो कई बार जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको भी, जिनको 0% भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें भी 5 to 10% इंटरेस्ट आने लगता है। और एक प्रभावी शिक्षण वही होता है जो हमारे जीवन से जुड़ता है। यदि कोई भी शिक्षण हमारे जीवन से हटा दे, हमारे खुद के स्वास्थ्य परिवार से हटा दे और फिर हम कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप समझ लें वो शिक्षण लॉन्ग टर्म आपके जीवन में काम नहीं करेगा। क्योंकि शिक्षित होना एक अलग बात है, शिक्षित होकर अपने जीवन को सुरक्षा देना, सम्मान देना और अपनी फैमिली को मैनेज करना, ये शिक्षा का सबसे अभिन्न अंग है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा को केवल वन वे नहीं समझना है कि केवल ये हमारे अर्निंग सोर्सेस का साधन है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण के सिद्धांत के प्रकार। स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा व रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चुनाव एवं वैयक्तिक भिन्नता, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व और क्रियाओं में जो अंतर होता है का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन एवं अनुभव का सिद्धांत, मानसिक तैयारी का सिद्धांत, स्वतंत्रता तथा सहसंबद्धता का सिद्धांत, प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत, अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत। अब एक मिनट देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास, हाँ पहले पूरा बस ये भी कहिए, पूरा पढ़ ले। अब इसमें से सब लोग देखेंगे स्क्रीन में जो शेयर, 3 पॉइंट और है, नहीं इसको भी रोकते हैं, बस यहीं पर रुकते हैं जो सामने दिख रहा है। इसमें से सबको देख के बताना है कि कौन सी चीजें हमारे लिए एक शिक्षक और विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसमें से चूज करिए। आवश्यक सभी है, पर कौन सा सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है? पता नहीं भैया, अभी हमने सभी मीटिंग्स इसी में अटेंड की हैं। एक बार लीव करके ज्वाइन करें क्या? हेलो, 1 मिनट हम लीव करके ज्वाइन करते हैं, 1 मिनट। अभी देखिए, हेलो जी मैम, ठीक है आवाज? चलिए, हमने अभी क्वेश्चन किया है कि जो हमारे सामने स्क्रीन पे मटेरियल शेयर हो रहा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? प्रेरणा व रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उनको अपने अपने सिलेबस में टिक कर लेंगे जाके, ठीक है, जो पीडीएफ है। सबसे पहला है स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, जो फर्स्ट में रखा गया और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। फिर है उसके बाद निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, कि हमारे जीवन में उद्देश्य जो है, लक्ष्य है, वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है
मानसिक तैयारी का सिद्धांत, कि मेंटली हम कैसे प्रिपेयर हो, जो भी हम करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके लिए मेंटली कैसे प्रिपेयर हो। इसके बाद है इसी में जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। अभी हमने एक बात बोली थी कि जब तक शिक्षा हमारे जीवन से नहीं जोड़ी जाएगी, केवल उसे रोजगार का ही हिस्सा बनाया जाएगा, तब तक शिक्षा इनकम्प्लीट है, एजुकेशन इनकम्प्लीट है। तो जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसे अपने सिलेबस में कनेक्ट कर ले, टिक कर लेंगे, ठीक है। बाकी सब हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन ये सब क्या जो जिनके बिना सब कुछ अधूरा है। फिर है नीचे दिया हुआ है यहाँ पे विभाजन एवं अनुभव का सिद्धांत। तो ये क्या है, विभाजन और अनुभव का सिद्धांत होता है कि जब हम कोई भी कार्य करते, मान लो हमने कोई रिसर्च की, कोई हमने बुक राइटिंग की, या हम ये कहें कि कोई हम क्लास लेने, जो भी हम कुछ काम करने जा रहे हैं, तो एक टाइम पर जब हम उस काम पर हमारी कमांड आ जाती है, तो क्या करते हैं, विभाजन का मीन्स होता है कि हम अब उस काम में और लोगों को जोड़ते हैं या उसको और लोगों तक चेन सिस्टम में आगे बढ़ाते हैं अनुभव के आधार पर, ठीक है। अब लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे जी। जी। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, क्रियाओं का सिद्धांत, विभक्तिकरण का सिद्धांत। ये 10 नंबर पेज नंबर है, ठीक है। इसमें क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, क्रियाओं का सिद्धांत और विभक्तिकरण का सिद्धांत। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि जब उपचार मीन्स होता है कोई रेमेडी देना, कोई भी ट्रीटमेंट करना, तो यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब कोई दवाओं से नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम काम कर, जैसे सपोज करके अभी हमने अष्टांग योग पढ़ा, तो अष्टांग योग का उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत क्या है कि यदि हमारे जीवन में हम कहीं असफल हो रहे हैं, तो असफलता में अष्टांग योग का कौन सा पार्ट काम करेगा, नियम काम करेगा, कि पहले हम अपने आप को चेक करें कि कहाँ कहाँ हमारे जीवन में कमियां हैं और कहाँ कहाँ अच्छाइयां हैं। ये क्या है, उपचारात्मक सिद्धांत है। फिर इसी में हम लोग ने नेक्स्ट उपचारात्मक में क्या देख सकते हैं, मान लो हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो रहा है, एकाग्र चित्त नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, सफल हम कब नहीं होते हैं, जब हम किसी भी काम को करने में 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं होते, तब भी सफल नहीं होंगे। तो क्या सपोर्ट करेगा उपचारात्मक सिद्धांत में कि हम नियमित प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि प्राणायाम से हमारा माइंड कंट्रोल होता है और बैलेंस होता है, संतुलित होता है। तो ये क्या, ये उपचारात्मक में है। उपचारात्मक का मतलब यहाँ दवाओं से नहीं है, योग के माध्यम से कैसे हम अपने मन, मस्तिष्क, शरीर, भावनाओं सबके बीच एक नियंत्रण लाएं, और जो हमने लक्ष्य को चूज किया है उसको कैसे प्राप्त करें। अब लक्ष्य हो सकता है किसी का टीचर बनना है, किसी का IAS बनना है, किसी का एक संस्था ओपन करना है, सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। प्रेरणा का सिद्धांत, यह बालकों में रुचि उत्पन्न करने का माध्यम है। प्रेरणा संचार होने पर बालक शीघ्र पाठ को सीखने का प्रयास करता है। रुचि का सिद्धांत, शिक्षण को स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक पाठ में एक लक्ष्य निर्धारित हो, तभी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, मनुष्य जो भी कार्य करता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, बिना उद्देश्य का कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार शिक्षण में प्रत्येक पाठ का एक पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है। शिक्षक को किसी पाठ को पढ़ाने से पहले उसके उद्देश्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है। अब उद्देश्य का ज्ञान होना अति आवश्यक का मीन्स क्या हुआ कि जो विषय पढ़ाने जा रहे हैं उस पर शिक्षक की कमांड हो, उसके बारे में सही नॉलेज हो। जब तक एक शिक्षक को अपने विषय पर कमांड नहीं होगी, सही नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तब तक वो अपनी बात प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। इससे ऊपर लिखा हुआ था कि रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत मीन्स कि जब शिक्षण को जीवन से जोड़ा जाएगा और हमारे आर्थिक स्थिति से जोड़ा जाएगा, तो जो हमारा शिक्षण है वो दोनों तरीके से हमें संतुष्टि देगा, सेटिस्फेक्शन देगा। और केवल एक तत्व देखेंगे कि केवल रोजगार हमें मिल जाए और अब हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, रिलेशन सब टूट जाए, तो आप ऐसे धन का, ऐसे पोस्ट का
ऐसी प्रतिष्ठा का करेंगे भी क्या? तो शिक्षण क्या है? जिसमें दोनों चीजें संतुलन में हो, रोजगार भी हो और हमारा स्वास्थ्य, संबंध, हमारे रिलेशन, हमारी फैमिली, सब कुछ कनेक्ट होता हो। इसीलिए जो हमारा जो वैदिक शिक्षण था वो किस पर आधारित था? विद्या पर आधारित था, वो शिक्षा पर आधारित नहीं था। शिक्षा रोजगार देती है, विद्या रोजगार भी देती है और हमारे जीवन को लक्ष्य के अनुरूप चलाती है। ठीक, अब हम लोग कल आगे पढ़ेंगे इससे। बाकी आप सब लोग रिवीजन करके रखें, कल टाइम से ही हम लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम। शुभ रात्रि।